आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की कहानी जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, उस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। समझने के क्रम में हम लोग 6 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें पहला बिंदु होगा कहानी के शीर्षक का औचित्य, उसको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे बिंदु के रूप में संपूर्ण कहानी का सारांश देखेंगे और तीसरे बिंदु में पात्रों के संयोजन की दृष्टि से दासी कहानी को समझेंगे। चौथा बिंदु होगा कहानी में इरावती की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। पांचवें बिंदु के रूप में जो कहानी की प्रमुख पात्र फिरोजा है, उसके चरित्र चित्रण को समझेंगे। और छठवां एवं अंतिम बिंदु होगा कहानी का उद्देश्य। आइए कहानी के शीर्षक के औचित्य को समझते हैं। प्रस्तुत कहानी दासी का शीर्षक एक ओर जिज्ञासा को प्रबल करता है, तो वहीं दूसरी ओर यह शीर्षक संक्षिप्त भी है। कहानी के कथानक की केंद्रीय संवेदना दासियां ही है। इस कहानी के माध्यम से दासियों की तत्कालीन परिस्थिति को भी कहानी के अन्य भावों के साथ व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। इस शीर्षक में कहानी का सार भाव भी अंतर्निहित है, जो शीर्षक की उपयुक्तता को सिद्ध करता है। इस कहानी में शीर्षक की 2 नायिकाएं प्रमुख हैं और दोनों नायिकाएं फिरोजा और इरावती दासी हैं, जो गुलामों की भांति जीवन व्यतीत करती हैं। ये कहानी उन्हीं दासियों के प्रेम और जीवन पर आधारित है तथा उनका जीवन ही कथानक की घटनाओं का केंद्र बिंदु है। कहानी के प्रारंभ में ही दासी फिरोजा के माध्यम से कहानीकार ने एक निराश और हताश प्रेमी के जीवन में आशा का संचार करवाया। फिरोजा की बातों से बलराज में एक बार फिर आशा जागृत होती है। वहीं राजा तिलक के मन में बसे उद्गार भी पाठकों के समक्ष आ जाते हैं। फिरोजा की बातों ने उसकी मनोवृत्तियों में भयानक हलचल मचा दी थी। अंत में तिलक फिरोजा को भी वापस हिंदुस्तान भेज देते हैं। कहानी के दूसरे अंश में भी यदि देखें तो दूसरी दासी इरावती, जिसका भाई तिलक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अपनी बहन को छोड़कर चला जाता है, जो बलराज की प्रेमिका बन जाती है। लेकिन बलराज भी धन कमाने की हसरत में इरा से दूर चला जाता है। इसके बाद इरा को दासी की भांति जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जिसके संदर्भ में बलराज से मिलन होने पर इरावती द्वारा कही गई बातों से लेखक ने उस समय के मानव व्यापार को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। अहमद द्वारा इरा के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर दासी और प्रेमिका फिरोजा द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। इसी निर्णय ने अंत में बलराज और अहमद को आमने सामने कर दिया। कहानी के अंत में बलराज और अहमद के बीच होने वाले युद्ध के समय ही तिलक भी अपनी सेना के साथ आता है, लेकिन तब तक घायल बलराज का भाला अहमद का सीना चीर चुका होता है। उसी समय घायल बलराज और इरा के संवाद से तिलक को इरा के बारे में पता चल जाता है। इस प्रकार दासी का जीवन व्यतीत करने वाली इरा को उसका प्रेमी और भाई मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर फिरोजा एक समर्पित प्रेमिका की भांति अहमद की समाज के रखरखाव में अपना जीवन बिता देती है। इस प्रकार अंत में निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो सारी कहानी दासी फिरोजा और इरा के आसपास ही मंडराती है। कहानी के प्रारंभ से लेकर अंत तक उसका ही चरित्र पाठकों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अतः प्रस्तुत कहानी का शीर्षक दासी सर्वथा उपयुक्त है। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कहानी के सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। कहानी के प्रारंभ में बलराज अपने ही हाथों अपने जीवन का अंत कर लेने के उद्देश्य से छुरा कलेजे में भोंककर मर जाना चाहता है। उसी समय फिरोजा नामक एक युवती उसे ऐसा करने से रोक देती है। वह उसे समझाती है कि यदि वह तुर्कों से युद्ध करते हुए शहीद हो जाता तो वह कब्र बनवाती, उसका सम्मान करती,
परंतु ऐसी बात नहीं है। आज तुम आत्महत्या करना चाहते, जो कि एक बचपना है। बलराज के अनुसार तुर्की सुल्तान के अपने, बाकी सब बेगाने हैं। यह कहते हुए बलराज छुरा फेंक देता है। बलराज के छुरा फेंकने के बाद फिरोजा बलराज से यह पूछती है कि वह क्यों और किसके लिए मर जाना चाहता है। तब बलराज यह कहता है कि वह भी मेरी तरह कंगाल है। मैंने यह सोचा था कि जब अमीर बन जाऊंगा तब उससे ब्याह करूंगा। यह सुनते ही फिरोजा कहती है कि यह सब होने के बाद भी तुम उससे मिलने के बजाय मर जाना चाहते हो। और यह कहकर वह उससे रूठ जाती है। फिरोजा की ये बातें सुनकर बलराज उसके भोलेपन पर विचार करने लगता है। वह फिरोजा से यह कहता है कि युद्ध में पकड़े जाने के बाद मिली गुलामी के बाद भी तुम्हारे जीवन में इतनी खुशी कैसे है। इस प्रश्न के उत्तर में फिरोजा कहती है कि अहमद ने 1000 सिक्के भेजकर मुझे छुड़ाने का वादा किया है। मैं छुटकारा पा जाऊंगी और गुलामी में भी रोने की कोई बात नहीं है। आज जो गुलाम है कल सुल्तान हो सकता है, तो जितना समय हंस सकते हूं उसे रोने में क्यों बिताऊं। बलराज कहता है कि फिरोजा, तुमने मुझे मरने से रोककर ठीक नहीं किया। हमारी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं अलग है। लेकिन फिरोजा यह सब सुनकर भी बलराज से कहती है कि हिंदुस्तान जाने पर किसी झोपड़ी में ही जीवन बिता लेना, कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहती। मेरे पास राजा के दिए 5 दिरहम हैं, जिन्हें लेते जाओ और उससे जाकर भेंट कर लेना। बलराज की मुद्राएं देकर फिरोजा झाड़ियों में चली जाती है। फिरोजा के जाने के बाद राजा साहब आकर यह कहते हैं कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, जिससे मेरा मन विचलित हो उठा है। मैं भी तुमको हिंदुस्तान जाने की सलाह देता हूँ। राजा साहब कहते हैं कि मैं प्रतिकूल परिस्थितियों में चुप रहना ठीक समझता हूँ। हिंदुस्तान का एक कंगाल था जो साधारण स्थिति से सुल्तान का सलाहकार बन गया। मैंने सुल्तान के दरबार से बनावटी गंभीरता, छलपूर्ण विनय आदि बहुत सी चीजें सीखी हैं, जिनसे मेरी छाती में हृदय है यह भी संदेहास्पद हो गया है। लेकिन आज मेरे स्वभाव की धारा का प्रवाह प्रबल हो गया है। राजा साहब बलराज को दूसरे विद्रोही गुलाम के साथ जाने के लिए कहते हुए बलराज के हाथों में एक थैली रख देते हैं और बलराज चुपचाप वहां से चला जाता है। राजा तिलक सुल्तान महमूद का अत्यंत विश्वास पात्र हिंदू कर्मचारी था, जो प्रतिष्ठा दृढ़ रखने के कारण सुल्तान मसूद के शासनकाल में भी उपेक्षित नहीं था। लेकिन आज बलराज की बातों को सुनकर वह विचलित हो गया था। उन्होंने फिरोजा को बुलाकर पूछा कि तुम बिना डरे बताओ कि क्या तुम अहमद के पास हिंदुस्तान जाना चाहती हो। मैं तुम्हें बिना किसी शर्त के भेजना चाहता हूँ। जिसे सुनकर फिरोजा आश्चर्यचकित हो जाती है। राजा तिलक फिरोजा से कहता है कि तुम्हें जाकर अहमद को समझाना है कि वह लूट मार न करे। मैं मालगुजारी का अधिकार उसे भी दिला दूंगा। फिरोजा शायद इन कामों के लिए सुल्तान मुझे हिंदुस्तान भेजना चाहे, लेकिन मैं हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता। मेरी एक बहन इरावती थी जो पता नहीं किस हाल में होगी। मैं अपनी जन्मभूमि और उसके दुख दर्द को भूल गया हूँ। मैं वहां जाकर पागल हो जाऊंगा। अपनी बहन को क्या मुंह दिखलाऊंगा। राजा तिलक की इन बातों को सुनकर फिरोजा कहती है कि मैं इरावती को ढूंढ निकालूंगी। आपके इस दुख को मैं कभी समझ न सकी। राजा तिलक फिरोजा से गीत गाने को कहा। फिरोजा उसे गीत सुनाती है। बलराज मंदिर के खंभों से धक्के खाते हुए घूम रहा है। वह यह सोच रहा है कि यदि उसे अर्थात इरावती को एक बार देख लेता, वह सोच रहा है कि उसकी क्या स्थिति होगी। तभी गर्भगृह के द्वारपाल उसे देखते हैं। अचानक ही उसका मन देव के सम्मान में झुक जाता है। वह यह कहता है कि मैं अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। एक बार मुझ पर कृपा करो
मुझे अपनी प्रेम प्रतिमा का दर्शन करा दो। प्रार्थना करने के बाद जब बलराज ने सिर उठाया तो उसे किसी के अपने पास से खिसकने का एहसास होता है। बलराज उसके पीछे जाता है, संदिग्ध स्वर में उसे बुलाया और आलिंगन करने के लिए दौड़ा, लेकिन इरावती उसे रोक देती है। कहती है कि बलराज, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सके, मैं अब कलंकित हो गई हूं, अब मैं तुम्हारे स्नेह के योग्य नहीं रही। जिसे सुनकर बलराज कहता है कि प्रेम की पवित्रता की अग्नि तुम्हारी पवित्रता को और उज्जवल कर देगी। इरावती यह कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, आज मैं खरीदी हुई दासी हूँ, जिसे मलेच्छों ने काशी के एक महाजन को 500 रुपये में बेच दिया। नियम भी ऐसे कि मैं घर का कुत्सित से कुत्सित कार्य करूंगी, मेरे शरीर पर आजीवन उसका अधिकार रहेगा। इन सभी शर्तों में मेरी स्वीकृति है। मेरी स्वामिनी का रथ दूर चला गया होगा, अब मुझे जाना ही होगा। बलराज निराश होकर कहता है कि फिरोजा ने व्यर्थ ही आशा दी। इस प्रकार बलराज इरावती की बातें सुनकर दुखी हो गया। इरावती जिस ओर गई वह भी उसी ओर चला गया। इरावती को देखने के लिए बलराज रात दिन धनदत्त के उपवन से नगर तक चक्कर लगाता रहता। अंत में हताश होकर यह निश्चय करता है कि वह काशी छोड़कर चला जाएगा। असुरों के समान बल वाला उसका शरीर आज निर्जीव सा प्रतीत हो रहा है। तभी वह कुछ घुड़सवारों से टकराता है। वे बलराज से रास्ता पूछते हैं तो बलराज यह कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं। तब नियालतगीन उसे पकड़ने का हुक्म देता है तो वह बलराज को पहचान जाता है। नियालतगीन बलराज को बनारस जाने का कारण बताता है कि वह नगर देखने और फिरोजा के लिए बनारसी जरी के कपड़े लेने आया। वह यह कहता है कि बलराज, तुम नहीं बदले। बातचीत के दौरान नियालतगीन के मुंह से फिरोजा के बारे में सुनकर बलराज उनके साथ पड़ाव पर चलने के लिए राजी हो जाता है। वे अब बनारस की गलियों में थे। फिरोजा कम ख्वाब देख रही थी और नियालतगीन अपने लिए नग चुन रहा था। फिरोजा ने कपड़े के थान छांट लिए, जिसे देखकर दुकानदार ने कहा कि सिर्फ तंग करने आए हैं, कुछ लिया ही नहीं। उनकी बातों को सुनकर बलराज ने डांटा, जिससे दुकानदार क्रोधित होकर यह कहता है कि तू तुर्की गुलाम का दास है। जिसे सुनते ही नियालतगीन की तलवार उसके गले तक पहुंच गई। तभी युद्ध आरंभ हो जाता है। नियालतगीन के साथी बहुमूल्य पदार्थों को लूटने लगते हैं। उसी समय बलराज ने इरावती की आवाज सुनी। वह लोगों को रोकता है। फिरोजा के पूछने पर बलराज बताता है कि यही इरावती है। यह सुनकर फिरोजा बलराज, नियालतगीन और इरावती को लेकर चले जाते हैं। चंद्रभागा के तट पर फिरोजा इरावती से पूछती है कि क्या तुम बलराज से प्रेम करती हो, जिसके जवाब में इरावती कहती है कि मैं तो दासी हूँ। तुमने मेरे प्राण तो बचाए हैं, लेकिन हृदय नहीं बचा सकी। बलराज ने इन बातों को सुना और वह वहां से चला जाता है। रावी के किनारे अहमद नियालतगीन के महल में आज शयन कक्ष की सज्जा का भार फिरोजा का था, जो अंततः थककर इरावती को सहेज कर सो जाती है। थकान के कारण इरा भी वहीं सो जाती है। जब अहमद ने इरावती के वेदना विमंडित सौंदर्य को देखा तो अहमद की आंखों में पशुता नाच उठी। लेकिन ठीक समय पर फिरोजा आ जाती है और अहमद के इस कृत्य की निंदा करती है। वह जाने लगती है तो इरा भी उसी के साथ चली जाती है। बहुत दिनों के बाद चंद्रभागा के तट पर आकर बलराज जाटों के बीच एक नई जान फूंक देता है। जाट विद्रोह करना प्रारंभ कर देते हैं। फिरोजा के जाने के बाद अहमद अपनी कोमल वृत्तियों को खो बैठा। यह पता चलने पर कि गजनी की सेना लेकर तिलक भी आ रहा है, वह यह विचार करता है कि जाटों के मिल जाने से गजनी के हाथों से पंजाब लिया जा सकता है। फिरोजा और इरावती घने जंगल में एक वृक्ष के नीचे हैं। तभी जाटों का एक दल आता है, जिसका नेतृत्व बलराज करता है।
बलराज फिरोजा को उसकी सुरक्षा का वादा करता है। उसी समय अहमद आ जाता है और फिरोजा और इरावती को देखकर उन्हें पकड़ने की बात करता है। तब बलराज और अहमद के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। उसी समय तुर्कों की सेना राजा तिलक के साथ आ जाती है। उनके आने से युद्ध तो रुक जाता है, लेकिन तब तक बलराज का भाला अहमद का सीना चीर देता है। बलराज भी घायल हो जाता है। फिरोजा अहमद का सिर गोद में लिए हुए है और इरा बलराज का सिर गोद में लिए हुए है। तिलक यह दृश्य देखकर विस्मित हो जाता है। बलराज और इरा के संवाद से तिलक को यह पता चलता है कि यह इरा ही उसकी बहन है। इस प्रकार अंत में तिलक वर्षों बाद अपनी बहन इरा से मिलता है। बलराज चनाब प्रांत के जाटों का सरदार बन जाता है और इरा वहां की रानी। वही फिरोजा के प्रेमी रूपी प्रसन्नता अहमद की समाधि बन गई है और फिरोजा उस समाधि की दासी बनकर आजीवन उसकी देखभाल करती रही। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के विचारणीय बिंदु का तीसरा बिंदु पात्रों के संयोजन की दृष्टि से दासी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। यदि कथानक कहानी का मेरुदंड होता है तो पात्र कहानी के प्राण, जो कथानक के निर्जीव शब्दों में प्राण फूंक देते हैं। पात्र नियोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहानी की मूल घटनाएं और अनुभूति इसी के द्वारा प्रकट की जाती है। कहानी के पात्रों की रचना स्वोद्देश्य की जाती है क्योंकि पात्र ही कहानी के उद्देश्य की पूर्ति में योगदान देते हैं और कहानीकार के निर्जीव शब्दों में प्राण डाल देते हैं। पात्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मुख्य पात्र तथा सहायक पात्र। दासी कहानी में प्रमुख पात्र फिरोजा और बलराज है तथा अन्य पात्र अपनी भूमिकाओं द्वारा प्रमुख पात्र के चरित्र निर्माण में सहायक बनते हैं। अपने पात्रों के माध्यम से प्रसाद जी ने भारत की ऐतिहासिकता तथा तत्कालीन सामाजिक विसंगतियों को प्रदर्शित किया है। फिरोजा के चरित्र में स्वाभिमानी नारी दिखाई देती है जो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने उस प्रेम को ठुकरा देती है जिसके लिए वह हिंदुस्तान आई है। वहीं कहानी के अंत में वह अहमद की समाधि की सेवा कर अपने पुष्ट प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती है। बलराज जो कहानी के प्रारंभ में ही आत्महत्या करना चाहता है, फिरोजा के समझाने पर मान जाता है। अंत में वही फिरोजा को अपनी बहन बनाता है और फिरोजा और इरावती की रक्षा के लिए अहमद से युद्ध करता है। बलराज का चरित्र एक भावुक और सशक्त पात्र का चरित्र है। इसी प्रकार अन्य पात्र भी कहानी की मूल संवेदना को उत्तेजित करने में सहायता प्रदान करते हैं। प्रस्तुत कहानी के सभी पात्रों में विश्वसनीयता परिलक्षित होती है। इसी प्रकार पात्रों के संयोजन की दृष्टि से भी दासी कहानी एक सफल कहानी है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हुए कहानी में इरावती की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। दासी कहानी के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक इरावती है जो कहानी की अधिकांश घटनाओं का केंद्र बिंदु है। इरावती तिलक की बहन है जिसे तिलक वर्षों पहले हिंदुस्तान में ही छोड़कर चला जाता है। वहीं इरावती बलराज की प्रेयसी है जिससे बलराज प्रेम करता है। वह बलराज की वाग्दत्ता है। कहानी के अंत में इसी इरावती को उसका भाई और प्रेमी दोनों ही मिल जाते हैं। कहानी के प्रारंभ में बलराज निराश होकर आत्महत्या करना चाहता है, लेकिन फिरोजा उसे समझाती है और इरा का वास्ता देकर उसे आत्महत्या करने से रोकती है। जब बलराज उससे मिलने आता है तो उसके द्वारा कहा गया हर कथन उस समय की दास प्रथा की व्यथा को प्रकट करता है। इरावती बताती है कि मलेच्छों ने उसे मुल्तान की लूट में पकड़ लिया था। वे रोज उसे कोड़े मारते और उसे बांध कर लटकाया जाता था, जिसे बाद में उन आतताइयों ने 500 दिरहम में
काशी के एक महाजन को बेच दिया। मेरी बिक्री के साथ जो शर्त थी कि मैं कुत्सित कर्म करूंगी, मेरे शरीर पर आजीवन उनका ही अधिकार रहेगा। इस प्रकार इरावती का जीवन गुलामों की भांति बीता था। दूसरे चरण में वह जब नियाल्तगीन उसके साथ और फिरोजा के साथ अभद्रता करने के कारण काशी के व्यापारियों को लूटने लगते हैं, तब इरावती अपने स्वामी की सुरक्षा में नियाल्तगीन के तलवार के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है, जिसे बाद में बलराज द्वारा बचाया जाता है। तब फिरोजा उसे अपने साथ अहमद के महल ले जाती है। एक बार जब फिरोजा की अनुपस्थिति में जब अहमद इरावती के साथ अभद्रता करता है, तब इरावती और फिरोजा दोनों ही अहमद का महल छोड़कर चले जाते हैं। कहानी के अंतिम चरण में बलराज के पास पहुंच जाती है, जहां बलराज इनकी सुरक्षा का आश्वासन देता है। तभी वहां अहमद का आगमन होता है और वह इन्हें पकड़ना चाहता है, जिसकी वजह से बलराज से युद्ध हो जाता है। उसी समय तिलक आ जाता है, लेकिन तब तक अहमद की मृत्यु हो जाती है। बलराज का सिर अपने गोद में रखी इरावती जब उससे बात करती है, तभी तिलक उनकी बातों से यह जान जाता है कि यही उसकी बहन इरावती है। इस प्रकार कहानी के अंत में इरावती ही एक ऐसी पात्र है जिसे उसका प्रेमी और भाई दोनों ही मिल जाते हैं और उसकी दुख भरी कहानी का अंत सुखमय हो जाता है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हुए कहानी की प्रमुख पात्र फिरोजा का चरित्र चित्रण, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। दासी कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है, जिसमें तत्कालीन दास प्रथा को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। इस कहानी में फिरोजा एक प्रमुख पात्र है। संपूर्ण कहानी उसी के आसपास घटित होती है। फिरोजा के चरित्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जो कि हम लोग कुल 5 बिंदुओं में देखेंगे। आइए, प्रथम बिंदु, चंचल बाला। कहानी के प्रारंभ में ही जब फिरोजा बलराज, जो कि आत्महत्या करने जा रहा था, उसका हाथ रोक लेती है और उस गंभीर परिस्थिति में भी खिलखिलाकर हंस देती है। कहानीकार फिरोजा का स्वभाव कुछ इस प्रकार से व्यक्त करता है। अल्हड़पन, चंचलता और हंसी से बनी हुई वह तुर्क बाला सब हृदयों के स्नेह के समीप थी। दूसरा बिंदु, फिरोजा का संवेदनशीलता। फिरोजा बड़ी संवेदनशील थी। वह दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह से समझने के साथ ही साथ उनका आदर भी करती थी। फिरोजा जब बलराज को आत्महत्या करने से रोकती है और उसे 5 दिरहम देकर हिंदुस्तान जाने के लिए कहती है, उस समय वह भावोद्वेलित हो जाती है। फिरोजा की आंखों में आंसू भरे थे, तब भी वह जैसे हंस रही थी। आइए तीसरे बिंदु को देखें। फिरोजा आशावादी है। ऐसी परिस्थिति में जबकि बलराज निराश होकर अपनी ये लीला समाप्त करना चाहता है, फिरोजा पूरी तरह से आशावान है कि उसकी गुलामी के दिन अवश्य समाप्त होंगे। उसका यह कथन इस तथ्य को प्रमाणित करता है, जो आज गुलाम है कल वही सुल्तान हो सकता है। उसका चौथा बिंदु देखें, स्वाभिमानी। फिरोजा बड़ी स्वाभिमानी है। वह अहमद से सच्चा प्रेम करती है, परंतु जब वह इरावती के साथ अभद्रता करता है तो वह उसे छोड़कर चली जाती है। उसका स्वाभिमान उसके इस कथन में प्रकट होता है, मैं बिकी हूं अहमद, भला तुम मेरे साथ क्यों बिकने लगे? लेकिन तुमको मालूम है कि तुमने अभी राजा तिलक को मेरा दाम नहीं चुकाया, इसलिए जाती हूं। फिरोजा सच्ची प्रेयसी है। फिरोजा के चरित्र की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कहानी के अंत में अहमद की मृत्यु के बाद उसकी समाधि की सेवा करना उसके अद्वितीय प्रेम को प्रदर्शित करता है, जिसे लेखक ने
इन शब्दों में व्यक्त किया है। उस समाधि की वह आजीवन दासी बनी रही। इस प्रकार फिरोजा का चरित्र दासी कहानी में कहानीकार के उद्देश्य की पूर्ति में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो कहानी की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण है। चलिए क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का अंतिम बिंदु कहानी का उद्देश्य। दासी कहानी में कहानीकार ने अपने चरित्रों के द्वारा तत्कालीन समाज में व्याप्त दास प्रथा अथवा गुलामी की समस्या को दिखाया है। इसके साथ ही कहानीकार ने कहानी की घटनाओं से पाठक को दास प्रथा के वातावरण की अनुभूति कराने का प्रयास भी किया है, जिसमें कहानीकार को आशातीत सफलता भी प्राप्त हुई है। इस कहानी में पात्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रों के माध्यम से उनकी मनोस्थिति को पाठकों के समक्ष रखा है। बलराज की मानसिक स्थिति निराश और हताश प्रेमी की है, जिसके जीवन में जीवन का कोई मोल नहीं है और वह आत्महत्या करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर फिरोजा एक ऐसी गुलाम है जो गुलाम होते हुए भी जीवन के प्रति आशान्वित है। उसका यह विचार है कि जितनी देर हंसा जा सकता है उस समय को रोने में बिताना मूर्खता है। राजा तिलक की मनोस्थिति को ही देख ले, उनकी मनोवृत्तियों में भयानक हलचल है। वह यह भी सोचने लगता है कि जीवन कितना बनावटी और छल कपट से भरा है। छाती में यह हृदय है भी या नहीं, इसमें भी उन्हें संदेह सा लगने लगता है। इस प्रकार कहानीकार ने अपने पात्रों के माध्यम से केवल इतिहास व सामाजिक विसंगतियों को ही अपनी कहानी का उद्देश्य नहीं बनाया, बल्कि उसके साथ साथ मानव मन की संवेदनाओं को भी पाठकों के समक्ष रखा है। प्रसाद जी की दासी कहानी भी एक भावना प्रधान कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने एक ऐतिहासिक आदर्शवाद को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस कहानी में प्रसाद जी का उद्देश्य भारतीय इतिहास की गौरवमयी झांकी प्रस्तुत कर यह दिखाना है कि इतिहास में भी प्रेम के लिए कौन कौन से बलिदान किए गए हैं। अंत में फिरोजा का अहमद की समाधि की सेवा करना उसके अद्वितीय प्रेम का उदाहरण है। कहानी के द्वारा प्रसाद जी यह संदेश भी देना चाहते हैं कि जहां दास प्रथा व गुलामी जैसी समस्याएं थी, वहीं बलराज और फिरोजा के सम्मान की रक्षा करने की प्रतिज्ञा उस समाज में आशा की एक किरण थी, जो नारी के सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं था। इस संदेश से स्पष्ट हो जाता है कि भारत अस्थिर भले रहा हो, पर महान तब भी था। अंत में यह कहा जा सकता है कि दासी कहानी में प्रसाद जी का उद्देश्य बड़ा ही व्यापक है, जो सामाजिक विसंगतियों, ऐतिहासिक आदर्शों, मानव जीवन के संघर्षों की प्रतिभूति कराकर समाज को एक नया संदेश देता है। तो आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की कहानी दासी, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, उस कहानी को समझने का प्रयास किया। उस क्रम में हम लोगों ने पहला कहानी के शीर्षक के औचित्य को समझा, दूसरा कहानी का सारांश, तीसरा पात्रों के संयोजन की दृष्टि से दासी कहानी को समझा, चौथा कहानी में इरावती की भूमिका को समझने का प्रयास किया, और पांचवें बिंदु में हम लोगों ने कहानी की प्रमुख पात्र फिरोजा का चरित्र चित्रण किया, और छठवां अंतिम बिंदु था कहानी का उद्देश्य। आप लोगों का ध्यान मैं स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में तथा पाठ का शब्दार्थ एवं पंक्तियों पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके उत्तर इस वीडियो में विधिवत दिए गए हैं, जिसे आप कॉपी में करने का प्रयास करेंगे, ताकि यह पाठ जो है विधिवत आपका परीक्षा के लिए तैयार हो जाए। पाठ को 1 से 2 बार पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही।